जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी का अध्ययन हम करेंगे। जयशंकर प्रसाद एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वाराणसी में इनका जन्म हुआ और काफ़ी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ा, क्योंकि बचपन में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था और इनके परिवार की जिम्मेदारी इन पर आ गई थी। और स्वाध्याय से ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं की जानकारी प्राप्त की, इनका समुचित ज्ञान प्राप्त किया। इतिहास, दर्शन, पुरातत्व के अच्छे जानकार थे। भारतीय इतिहास और संस्कृति पर इनकी अच्छी पकड़ थी। अच्छा गहन अध्ययन इन्होंने इनका किया था। इनके साहित्य का मूल स्वर है भारतीय संस्कृति। नाटक, कविता, कहानी, निबंध आदि विधाओं में उन्होंने लिखा और इन विधाओं में भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति इनका प्रेम साफ झलकता है। इनकी कहानियों में आदर्शवाद के साथ साथ आवेग, अंतर्द्वंद्व, व्यक्ति दृष्टि की प्रधानता है। प्रेम, त्याग, बलिदान और कर्तव्य भावना के रंग में सराबोर उनकी कहानियों के पात्र पाठक के मन पर अमिट छाप छोड़ते हैं। ये मूलतः नाटककार और कवि हैं। उनकी कहानियों में भी इनके ये दोनों रूप दिखाई देते हैं। नाटकीयता इनकी रचनाओं में दिखाई देती है। नाटकीय घटना संयोजन कहानियाँ नाटक और कविता के अधिक समीप लगती हैं। और संस्कृत की शब्दावली का अर्थात तत्सम शब्दों का भी इन्होंने अच्छा प्रयोग किया है। आकाशदीप इनकी एक प्रतिनिधि कहानियों में से एक मानी जाती है। इस कहानी में जयशंकर प्रसाद ने एक चंपा नाम की जो पात्र है उसके चरित्र की दृढ़ता और उसके मन में व्याप्त करुणा का मार्मिक चित्रण किया है। चंपा के पिता पोताध्यक्ष मणिभद्र के सहायक हैं। चंपा भी उनके साथ रहती है। जलदस्यु उनके पोत पर आक्रमण कर उन्हें लूटते रहते हैं। इन्हीं में एक जलदस्यु है बुद्धगुप्त, जिससे चंपा प्रेम करती है। पर एक आक्रमण में चंपा के पिता की मृत्यु हो जाती है और बुद्धगुप्त मणिभद्र को भी मार देता है। चंपा के मन में कहीं यह संदेह बैठ गया कि उसके पिता की हत्या बुद्धगुप्त ने की है, अतः उसके प्रेम में विरक्ति का तत्व आ जाता है। प्रेम करते हुए भी चंपा बुद्धगुप्त के परिणय प्रेम में आबद्ध नहीं होना चाहती, क्योंकि दस्यु बुद्धगुप्त एक हत्यारा है और उसमें मानवीय करुणा का अभाव है। यद्यपि उसके प्रति इसकी प्रेम भावना है, लेकिन उसको ये एक हत्यारा मानती है। बुद्धगुप्त चंपा से सहमति लिए बिना विवाह के आयोजन की व्यवस्था करता है, पर चंपा उसे साफ इनकार कर देती है। बुद्धगुप्त उससे क्षमा याचना करता है और कहता है कि उसने चंपा के पिता की हत्या नहीं की, पर चंपा अपने निर्णय पर अडिग रहती है और बुद्धगुप्त से चले जाने का अनुरोध करती है और चंपा उसी द्वीप पर एक एकाकी जीवन बिताने लगती है। और कहानी में तत्सम शब्दावली है और ऐतिहासिकता के तत्व भी दिखाई दे रहे हैं। बंदी क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? मतलब हथियार वार कर किया जाता है, जिससे मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? रस्सी? हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया।
सहसा उस बंदी ने कहा, यह है क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। तारा खचित नील अंबर, मतलब तारे जो हैं वो आसमान में छाए हुए हैं, नीला अंबर है, और समुद्र के अवकाश में पवन उद्यम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी, मतलब व्याकुल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत के पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी, मतलब आंधी आ गई है। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा, कोई वाद्य यंत्र। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी दुलहक कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगें उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। मतलब एक काफ़ी हलचल वहाँ हो गई थी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। तो बहुत तेज़ आंधी है, और उस स्थिति में भी ये जो दो बंदी थे ये हंस पड़े। मतलब कोई चिंता इनके चेहरे पर दिखाई नहीं दी। अनंत जल निधि में उत्साह का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण, मतलब तलवार दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने, मतलब मैं इससे मुक्त हुआ हूँ। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा नायक। अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ। तुम जलदस्तु बुद्धगुप्त, कदापि नहीं, मतलब तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकोगे। चौंक कर नायक ने कहा, अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुकार से दूसरा हाथ कटी में डाला, उसे गिरा दिया। दूसरे क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ में विश्वासघात नहीं करूँगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके सतहों को अपनी, मतलब जो चोटें आई थी उनको, स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है, मतलब उनकी बहुलता है, अधिकता है। कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे?
अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुधगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान रहने से नाव टकराने का भय है।